सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ के फेसबुक पेज पर, आप दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उसमें क्या सूरत हाल सामने आई, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा क्या एक जज साहब का पाकिस्तान को गटर से तशबीह देना मुनासिब है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं स्पेन में सैयद जुल्फिकार शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और रोज़ाना की तरह जवाद अहमद चीमा साहब तजिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जंग और जियो के नुमाइंदा हैं स्पेन में। शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात में आपके साथ हुआ क्या है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने जो एक बर्निंग टॉपिक पे जो सेनेट का इलेक्शन है उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। असल में शुरू से इमरान खान जब से आया है उसने जो मेन उसका टारगेट था करप्शन थी। तहरीक इंसाफ का वजूद जो था करप्शन को ख़त्म करना और इंसाफ की हुकूमत कायम करना था। वो शुरू दिन से कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन होती है, जो वहां पे खरीदो फरोख्त होती है, उसको रोकने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे। उन्होंने भी कहा था कि जो सेनेट का इलेक्शन है ना, सीक्रेट बेल से नहीं होगा, ओपन होगा। उसी की बात को लेके उन्होंने जनाब सेनेट में असेंबली में आवाज उठाई, हर पार्टी के पास गए, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंट सदारती रेफरेंस किया, उसके लिए ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए। उनका मकसद ये था किसी तरह ये जो करप्शन का बाजार होता है सेनेट में गरम, इसको खत्म किया जाए। वो पहले दिन से इसी पे कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बड़ी उम्मीद की थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप ये फेयर इलेक्शन करवाएं, इसलिए वो उम्मीद कर रहे थे कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो 1500 बैलेट पेपर जो है ना, वो उसके ऊपर कोई सीरियल नंबर, कोई ऐसा सिलसिला लगा देते जिसमें बाद में जैसे ये कबाहत हुई है, करप्शन हुई है, जिसने ये खरीदो फरोख्त हुई है, पार्टी के जो वोटर थे अगर किसी ने खरीदे हैं उनको पता, उनको बेनकाब किया जा सकता। इस तरह जैसे आपने इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इलेक्शन में सिर्फ अपोजिशन की डिमांड ये थी लोगों की, नून लीगी के सिर्फ 20 हलकों का जनाब मसला है, उन्होंने खुद एक्शन लेके जनाब पूरे हलके का री इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है इसको फेयर करवाने के लिए कोई तरीका कार अडॉप्ट करते, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि ये जो है ना, आप अपनी तरफ से इसको फेयर इलेक्शन करवाएं, जो भी तरीका कार इख्तियार करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल इस फेयर इलेक्शन नहीं करवाया और करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ। और आपको एक दिन पहले आपने देखा कि पीपल पार्टी के जो थे जनाब गिलानी के बेटे, उन्होंने जनाब उनका पकड़ा गया, वीडियो आई, फिर ऑडियो आई। इसके बावजूद इलेक्शन को नहीं होल्ड किया गया, इसको आगे नहीं किया गया, उसी तरह करप्शन करने की इजाजत दी गई। और उसका नतीजा आप देख लें, जो जिस सीट पे फेयर हुआ इलेक्शन, उनकी बीटीआई की खातून को 174 वोट मिल गए हैं, और जहां पे खरीदो फरोख्त हुई उसमें आप देख ले क्या सूरत बनी है। तो शाह साहब, कल आप क्या देख रहे हैं? कल देख रहे हैं आपके सामने सूरत हाल है कि मैदान छोड़ के पीडीएम भाग गई है जनाब। वो बिल्कुल देखे, मकसद उनका था कि इमरान खान को हुकूमत से हटाना, तो आए ना, मैदान में आए, आके लेके आए। जिस तरह इन्होंने वहां पे करप्शन की है सेनेट के अंदर, अब भी ओपन जो हो रहा है, इसमें क्यों नहीं वो सामने आ रहे? ठीक है, वो समझते हैं कि इमरान खान जो जनाब एक कामयाब लीडर नहीं है, तो मैदान में आए ना, आके वहां पे देखें। एक तरफ सारी पार्टियां हैं और एक तरफ अकेला इमरान खान पीटीआई खड़ी है।
تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا کرپٹ ٹولہ ہے ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے، اور جو حق سچ پہ کھڑی ہے پی ٹی آئی کھڑی ہے، وہ آج پہلے دن سے عمران خان اسی نظریے پہ قائم ہے اور اسی پہ ڈٹا ہوا ہے شاہ جی کہ اس ملک آپ کو نے کرپشن جس فری طرح آپ کرنا نے ہے۔ کہا ہے کہ پی ڈی ایم بھاگ گئی ہے، اگر واقعی بھاگ گئے ہیں تو کل پھر اعتماد کا ووٹ تو پھر وہ معنی نہیں رکھے گا جس طرح ان کے ہوتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بھاگے ہیں، وہ تو اس سسٹم میں تو وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو کانفیڈنس کا ووٹ لے، وہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ سکرین پہ آئیں، جن کی خرید فروخت ہوئی ہے ان کو وہ سیف کرنے کے لیے جناب وہ سینٹ کے جو الیکشن سے نہیں آ رہے فرنٹ پہ۔ لیکن جو شاہ صاحب جن پر آپ اشارہ کر رہے ہیں 15 یا 16 لوگ ہیں، وہ تو کل وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ تو پھر 174 پورے ہو جائیں گے، وہ تو نہیں دوڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑے تو وہ ہیں جو پی ڈی ایم کے ہیں لوگ، جو آپ کے ساتھ ٹوٹ کے ادھر گئے وہ تو آپ کے ساتھ کل کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے اگر کوئی ہماری پارٹی کے 10 15 16 لوگ ہیں تو ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ وہ آپ کیسے نے کریں گے؟ دیکھا تھا پچھلے سینٹ کے الیکشن میں 20 جو ہمارے تھے ایم پی اے، انہوں نے عمران خان نے ان کو فارغ کر دیا تھا سرحد میں۔ وہ تو تو اگر پتہ چل گیا تھا ہمارے نا، میں ابھی وہ بھی تو پتہ چل گیا تھا، لیکن اب کیا پتہ چل گیا ہے فرق کریں گے؟ ابھی جب پتہ چلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا، کیونکہ سیکرٹ ہے ہر چیز، کوئی چیز تو سامنے نہیں آ رہی نا۔ آپ دیکھیں اتنے دنوں سے، پہلے میرا خیال 8 10 دن سے وہ ایک چینل کے اوپر آ رہا ہے کہ جناب وہ نوٹوں کے بڑے بیگ دیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ بانٹا جا رہا ہے، اس کے باوجود جناب اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا الیکشن کمیشن نے۔ جی بالکل، آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی اسپین کے سینئر رہنما سید ذوالقرنین شاہ صاحب، جن کا اپنی پارٹی کے نظریات پر گہری نظر ہے، اور وہ اس بات پر اکثر اپنے کارکنان کو تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی ہے جو پاکستان کے نظام کو، پاکستان کو بہتر کر سکتی ہے۔ جواد چیمہ صاحب، سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے بھی یہ سارا سلسلہ دیکھا ہے، سینٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں، جبکہ خان صاحب کا 15 16 لوگوں کا کہنا ہے، جبکہ زرداری کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ 20 کے قریب لوگوں ووٹ آنے چاہیے تھے، جو ہمیں 4 5 کم آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی 20 لوگ ان کے گئے ہیں، اور کیا یہ سارے فروخت ہوئے ہیں، یا جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، کیا چلا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر وطن عزیز پہ نظر دوڑائی جائے ہے تاریخ پہ، تو سینٹ کے الیکشن جب بھی ہوئے ہیں تو کچھ لوگ بکے ہیں، کچھ لوگوں نے خریدا ہے، ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے نا حکومت یہ گلہ کرتی نظر آئی ہے کہ ہمارے ممبران کو خرید لیا گیا ہے اور اپوزیشن نے خریدا ہے، چاہے گزشتہ پیپلز پارٹی کا بینظیر بھٹو کا دور ہو، چاہے نواز شریف کا دور ہو، یا پھر گزشتہ جو نواز شریف کا دور یعنی تھا، کہ آپ کا کیونکہ کہنے کا مقصد صادق کہ حکومت کے ہوتے ہوئے اپوزیشن خرید کے لے جاتی ہے۔ جی، اور آپ نے گزشتہ چیئرمین الیکشن جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین بنے تھے تو صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اصل میں ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں، جو ماضی جو ہوتا ہے نا بہت فوراً بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ یہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے جو اس دفعہ ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوئی۔ اب رہی بات کہ عمران خان صاحب جو کل جو اپنا کانفیڈنس کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی بھی جو منتخب وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ آیا ہو، اور یقیناً کل عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان ہی رہے ہیں گے۔ لیکن جو سینٹ کے حوالے سے ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو حکومت کی پارٹی ہوتی ہے وہ گلہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے ممبران جو ہے نا وہ خرید لیے گئے ہیں، اور اپوزیشن ہمیشہ ہی خریدتی آئی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہو، چاہے اپوزیشن میں نون لیگ ہو، چاہے اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہو، اور یہ ایسا ہی ہوتا آئے گا۔ جی بالکل، رضا کرانہ طور پر اعتماد کا ووٹ، خان صاحب پہلے شخص نہیں ہیں، پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 93 میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت بحال ہوئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے اسمبلی سے رضا کرانہ طور پر کہا تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ اس کے علاوہ بھی جنیجو صاحب نے بھی 85 میں اعتماد کا ووٹ لیا تھا اسی طرح۔ تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو کا دوسرا حصہ۔ ذوالقرنین شاہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ ہمارے عزت مآب
जज साहबान जो हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो किस तरह का आगे से जवाब देते हैं वो आपको बखूबी इल्म है। जब भी किसी सियासतदान पर, किसी ब्यूरोक्रेट पर, किसी फौजी पर या किसी जज पर इस तरह मुश्किल आती है या उससे हिसाब मांगा जाता है, तो वो पाकिस्तान को सीधा क्यों हो जाता है? जिस तरह हमारे मोहतरम जज, पहले भी जज मोहतरम थे यहाँ पर, तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि मैं एक गटर में जिंदा हूँ। तो जब उनसे असासे पूछ लिए गए, जब उनको अदालत में बुला लिया गया, तो उनको ये सारा कुछ याद आ गया कि मैं एक गटर के अंदर हूँ। अगर आप समझते हैं कि उन्होंने सही कहा, तो इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, किस तरह सही हो सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जवाद साहब से मादरत के साथ उनके एक सवाल का जवाब दे लूं, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। जवाद साहब ने कहा कि पिछले सेनेट के इलेक्शन ऐसे ही होते आए हैं, ऐसे ही करप्शन, इसीलिए तो वो इमरान खान पीटीआई की हुकूमत चाह रही थी कि ये करप्शन का बाजार खत्म किया जाए। कोई ऐसा जो है ना ओपन, जैसे वजीर आजम का इंतखाब ओपन हो सकता है, तो सेनेट के जो मेंबरान है उनका भी ओपन होना चाहिए। जी बिल्कुल शाह साहब, फर्क तो यही है ना कि उसी रूटीन को, उसी जो चलता आ रहा है उसी को तो तोड़ने के लिए आप लोग आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हम इसके लिए स्टैंड करेंगे। दूसरा आपका सवाल, लेकिन जवाद साहब का कहना था कि जो सादिक संजरानी साहब का इंतखाब था वो आपके ही दौरे हुकूमत में हुआ था और उसमें वही रूटीन थी। उसी को देख के तो हमने इसीलिए कहा था कि जनाब इसका ये जो सीक्रेट बैलेट है इसको खत्म किया जाए। अगर ये करप्शन हो रही है तो इसको जड़ से खत्म करने का यही एक तरीका है कि जो सीक्रेट बैलेट खत्म किया जाए, शो ऑफ हैंड किया जाए, जिसकी पार्टी का जो बंदा है उसके साथ खड़ा हो। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब आपका सवाल, मैं समझता हूं कि एक बाइज्जत पेशे से वाबस्ता जज साहब को पाकिस्तान को गटर से तशबीह देना बहुत ही शेमफुल है। मैं यकीन करें इसे बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाहूंगा उन जज साहब को कि जनाब बड़े एहतराम के साथ, क्या वो गटर में रह रहे हैं? वो कहाँ रह रहे हैं? उसी निजाम में रह रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये अगर किसी जज के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस या कोई मसाइल आ गए तो उनको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो पाकिस्तान का एक बाइज्जत पेशे से वाबस्ता है, काबिल एहतराम है, तो उनको जेब नहीं देता कि इस तरह का एक, देखिए पाकिस्तान जिसका वजूद ही जिस तरह की शाह साहब उन्होंने तशबीह दी है, उस तशबीह में रंग भरने में इस अदारे का कितना किरदार है? मैं समझता हूं कि अदारे के मतलब तो मैं इतनी वजाहत से नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो इनका स्टेटमेंट है गटर के हवाले से, इसने पूरी कौम को यकीन करें एक अजीबो गरीब सा मैसेज दिया है, एक बाइज्जत पेशे की तरफ से, एक जज की तरफ से। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। हम इसको जनाब प्रोटेस्ट करते हैं, कंडोम करते हैं। जी जो आपकी तरफ आऊंगा, शाह साहब ने तो मजम्मत कर दी कि ये इस तरह का एक इकदाम नहीं होना चाहिए था। एक मुअज़्ज़ज़ अदारा है और इज्जत माब मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की सम्मत को सही लाइन पर डालने वाले ये लोग हैं। तो उनकी जानब से अगर इस तरह की गुफ्तगू सामने आएगी तो कौम के अंदर किस तरह की तशवीश होगी या किस तरह का माहौल बनेगा, आप क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, जब मैंने ये बयान जज साहब की तरफ से सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं समटाइम सोशल मीडिया पे ऐसे फेक न्यूज भी चलती रहती हैं, तो मैंने थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की और जब तहकीक की तो मुझे पता चला कि वाकई ही पाकिस्तान की वो पढ़ा लिखा शख्स जो पाकिस्तान का हाली क्वालिफाइड जिसको कह सकते हैं, पाकिस्तान की क्रीम कह सकते हैं, उस बंदे के मुंह से इस तरह के अल्फाज, मुझे तो खुद यकीन नहीं आया कि अगर पाकिस्तान का पढ़ा लिखा शख्स इस तरह के अल्फाज बोल सकता है तो आम गली मोहल्ले का जो मजदूर बंदा है उसका क्या लेवल होगा। तो जज साहब से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखें कि धरती माँ के खिलाफ इस तरह के जो बतज़हीक अमेज अल्फाज है ये कतन बर्दाश्त नहीं है। तनकीद की जा सकती है पॉलिसीज पे, तनकीद की जा सकती है सिस्टम पे, तनकीद की जा सकती है तर्ज हुकूमत पे, उसको बुरा भला कहा जा सकता है, लेकिन एक घर को, एक मुल्क को, एक धरती माँ को एक गंदी जगह से तशबीह देना ये कतन भी मंजूर नहीं है। और जज साहब से मैं इस्तदा करना चाहूंगा कि अगर आपके पास इख्तियारात है तो इस निजाम को तजाब के साथ दें ताकि सेनेट में जिस तरह की इलेक्शन में जिस तरह की करप्शन होती है,
अदलिया के फैसलों में जिस तरह की करप्शन होती है, महकमा माल में जिस तरह की करप्शन होती है, और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह की करप्शन करती है, इन सारे सिस्टम को तजाब के साथ धोएं। और ये सारे सिस्टम जो गटर नुमा निजाम है, जो गटर नुमा जो आपने ये तर्ज हुकूमत बनाया हुआ है, इसको तब्दील करें, मुल्क को ना कहें, क्योंकि मुल्क को ये सारा गंद निकाल के मुल्क को गुलजार बनाएं, क्योंकि गुलजार तो हमारा पाकिस्तान है ही, गुलस्तान है, बाग है, लेकिन इस तरह के अल्फाज जो गंद है उसको वो बाहर फेंक दें, और ताकि यहाँ के बूटे फूल और खुशबू जो है ना मुल्क से आ सके। जी बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान एक गुलस्तान है जिसमें 4 मौसम है और हर रंग नस्ल मजहब का बंदा एक फूलों की तरह इसका गुलदस्ता है, और ये गुलशन इसी तरह महकता रहेगा। किसी के कहने से इसकी बुनियादों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हजरत वासिफ अली वासिफ का कहना है, रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को जवाल नहीं है। और पाकिस्तान जो 27 रमजानुल मुबारक की बाबरकत रात में मर्ज वजूद में आया, जब कुरान पाक की तकमील होती है, कुरान पाक का नज़ूल होता है, उस रात को पाकिस्तान का वजूद इस दुनिया पर कायम होता है। तो खुदा जब आप गुफ्तगू करें तो पाकिस्तान, जिस तरह जवान ने कहा है कि धरती माँ को अपनी गुफ्तगू में इज्जत और एहतराम दिया करें, कि इसी धरती ने, इसी माँ ने आपको पूरी दुनिया के अंदर इज्जत दी हुई है। आज वो धरती माँ अपनी शनाख्त आपसे वापस ले ले तो आप कहीं पर भी अपनी शनाख्त को जाहिर नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ। लिहाजा जिस तरह जवान ने कहा कि आप सिस्टम के बारे में, जिसको आप लोग बनाते हैं, आप सियासी अदारों को जिनको आप तरतीब देते हैं, उनके अंदर अगर गलतियां हैं, वो सही नहीं है, तो उनको सही करने की कोशिश करें और उन पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन वो भी अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान कोई गई गुजरी रियासत नहीं है। पाकिस्तान आठवीं कुव्वत है और वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है जो अपने फैसलों के अंदर और अपना एक वजूद रखने में आज़ाद है। शाह साहब, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आखिर में आप कम्युनिटी के नाम क्या पैगाम देंगे कि इस तरह की जब गुफ्तगू हमारे पढ़े लिखे और हमारे कलीदी ओहदों पर फायज लोग करते हैं तो उस पर किस तरह का रद्द अमल दिया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी कम्युनिटी में समझता हूँ कि जो हमारे कम्युनिटी के लीडरान हैं, जो सियासी पार्टियों से वाबस्ता हैं, जैसे कल सुनने में आया है कि जो पीपल पार्टी ने जश्न मनाया है, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को ऐसी अच्छी इस्तेमाल नहीं की। हमें देखें, एक मैसेज देना है कम्युनिटी में कि हम पाकिस्तान के इकट्ठे हैं, उसमें सियासी इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, हमें अखलाकियात को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। हमें नजरियाती जंग जरूर हो सकती है कि आपका नजरिया कुछ और है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन लोगों को अखलाकियात के अंदर रह के जो भी कम्युनिटी के काम करने, अपनी लैंग्वेज जो है ना एक अच्छी होनी चाहिए, बावकार हो, जो कि आपके शख्सियत से और आपके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं आप लोग। अगर आपकी लैंग्वेज, आपका बोलना एक नेगेटिव कंसेप्ट डेवलप करेगा तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। जी जवाद, आप क्या कहेंगे कि मैंने देखा है कि जब से ये बयान आया है कि हमारे जो पॉलिटिकल विंग्स हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। हालांकि जब हम इन के प्रोग्राम्स में जाते हैं, विंग्स के प्रोग्राम में जाते हैं, जितने सियासी विंग्स हैं, मैं किसी एक को नहीं कहता, जितने भी हैं, उनमें हम पाकिस्तान के झंडे को तो नुमाया देखते हैं, कौमी तराना बजता है तो खड़े होते देखते हैं, लेकिन जब माँ को इस तरह के अल्फाज से तशबीह दी गई तो किसी की जानिब से भी कोई मज़ामत नहीं आई। जी डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से हमारे सियासी रवैयों में ये चीज रच बस गई है कि हम आदी हो गए हैं इस तरह की बातें सुनने के, और इस तरह की तज़हीक अमेज और एक दूसरे की तौहीन करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करने के। तो शायद हमने उस हद तक महसूस ही नहीं किया कि इतनी बड़ी बात जज साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ कह दिया है, कि पाकिस्तान की इस हद तक तज़हीक कर दी है कि उनको एक इंतहाई गंदी चीज से तशबीह दी गई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ की तमाम सियासी जमातों के विंग्स को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो भी अपने रवैयों में थोड़ी सी बेहतरी लाएं। जब भी किसी दूसरी जमात के बारे में बात करें तो इखलाकियात का दामन हरगिज ना छोड़ें, पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करें और तौहीन अमेज रवैया हरगिज ना अपनाएं। और जब अगर आपके मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करे तो डट जाएं
اور اس کا بھرپور جو ہے نا نوٹس لے اور اس کو کنڈیمڈ کریں، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو۔ جی بالکل، دھرتی ماں کے خلاف کسی قسم کی گفتگو نہیں سننی چاہیے۔ ہاں، نظام کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، آپ کی سیاست کے حوالے سے آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں، وہ بھی پارلیمانی زبان میں اور اخلاقیات میں رہتے ہوئے۔ میرے دونوں معزز شرکاء سید ذوالقرنین شاہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے اور جواد احمد چیمہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں مختصر سی کمیونٹی ہے، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، 20-25 ہزار کی، ہم بارسلونا کتلونیا کے اندر 40 ہزار کے قریب لوگ ہیں، تو ان کے اندر بھی اگر ہم جس طرح ہمارے دونوں معزز شرکاء کا کہنا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کریں گے جس سے دلوں میں میل آئے گا، تو اچھی روایت نہیں ہے۔ بات ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آج کا آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، جو 2 لائیو سٹریم پر تھا ڈاکٹر قمر فاروق کے یوٹیوب چینل پر اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر؟ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ میں اپنے دونوں شرکاء کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا، اور تیسرے شرکاء جو ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں موجود تھے، احسن علی صاحب، ان کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے وقت دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔